So, hello students, welcome back in the another class of computational physics. We already discussed the first class of computational physics. We introduced the what is computational physics and what is the uses and what is the career options of the in computational physics. So now this is the first class. So this is the first class of computational physics. We will discuss about the syllabus and what is the syllabus, and we follow the syllabus. Okay. Now let's start my PPT. Is my क्या मेरी Yes, स्क्रीन yes, your विजिबल है screen is आपको? visible. Okay. So Yes, this sir. is your syllabus of computational physics. This is your syllabus of computational physics. We will discuss basics of computer organization and introduction to computer system. Okay. So my this is the first class, and we will discuss about the computer introduction of computer system. So my first question is, what is computer? Uh, I think you know about the computer. What is computer? Anybody want to tell me what is computer? Anybody? No. Okay. So computer is an electronic machine. What is the meaning of electronic machine? There is two terms, electric and electronic, which means the electronic machine means the machine which consumes the power consumption is minimum. In electronic machine, power consumption is minimum. Do you know in physics there is the electric pulses, positive and negative, we consider as 1 or 0, positive for 1 and negative for 0. Okay. So computer is an electronic which process the data, and we give the input and process that and take output. Okay. This is the meaning of computer. Okay. A typical computer consists two parts, hardware and software. Computer have two parts, hardware and software. We will discuss in later what is hardware and what is software. Okay. Computer know only electric pulses, 0 and 1. This is called binary numbers. So what is hardware? Hardware like which things is touchable और tangible, like वो सारी चीजें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं. जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है ना, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस को हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं. जो भी चीजें टच करने लायक हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. जैसे सीपीयू हुआ, मेमोरी हुई, स्टोरेज डिवाइसेस हुए, इनपुट डिवाइसेस हुए, ठीक है, ये हार्डवेयर की कैटेगरीज में आते हैं. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है.
सपोज करो जो कंप्यूटर चलता है वो किसी सॉफ्टवेयर के बेस पे चलता होगा, तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो काम करता है इंटरनली, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, उसकी वर्किंग देख सकते हैं कि वो वर्क क्या कर रहा है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है, जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कोई ना कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तब जाके वो वर्क करता है। जैसे हमने कोई भी वैल्यू को सम करवाना है तो क्या करते हैं, हम लोग उसको इनपुट देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने उसको इनपुट दिया 2+2, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या करता है, उसके अंदर जो है ना हमारी मेमोरी होती है, सीयू होता है, एएलयू होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू है उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद में एक आउटपुट देते हैं। एक कंप्यूटर का बेसिक काम यही होता है कि वो कोई इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे हम कैलकुलेटर का एग्जांपल लें, तो कैलकुलेटर में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना पड़ता है हमें, कि हम उसको इनपुट देते हैं, कोई भी वैल्यू इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद में उसको प्रोसेस करवाते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और उसके बाद में हम आउटपुट गेन करते हैं उसका। ठीक है, ये कंप्यूटर की वर्किंग कंडीशन होती है, कैसे कंप्यूटर काम करता है। उसके बाद में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। सो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जो इंटरनली वर्क करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम कीबोर्ड का एग्जांपल लें, तो कीबोर्ड तो हम देख तो सकते हैं, लेकिन वर्क कैसे करता है, वो इंटरनली करता है। ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड पे कोई भी इनपुट दें उसको, तो वो वर्क कैसे करेगा, इंटरनली। ठीक है, ऐसे ही माउस है वो इंटरनली वर्क करता है, आपकी ट्रैक बॉल है वो इंटरनली वर्क करती है, आपकी जॉयस्टिक है वो आपकी इंटरनली वर्क करती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो उसमें आते हैं इनपुट डिवाइसेस में, जैसे हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, टच पैड हुआ। ठीक है, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें क्या करते हैं, रिजल्ट शो कराने का काम करते हैं, जो रिजल्ट देते हैं हमें। ठीक है, जैसे हमने कोई इनपुट दिया और कोई ना कोई प्रोसेस वैल्यू होके आएगी। अब हमें क्या चाहिए, कि हमें ये देखना है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं हमारे, कि आउटपुट डिवाइसेस हमारी वैल्यू, जो प्रोसेस्ड वैल्यू होती है कंप्यूटर के द्वारा, उसको शो कराने का काम करती है। जैसे हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको शो कराने का काम कर रहा है। ठीक है, प्रिंटर है आपका, ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, आपकी जो जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, वो आपको प्रिंट करके देता है। जैसे स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स क्या होते हैं, स्पीकर्स का बेसिकली काम केवल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, स्पीकर की मदद से हम लोग साउंड को सुन पाते हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर अगेन एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो हमें किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस ये एक कंप्यूटर का कह लें कि ब्रेन है। बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग के हम लोग काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर के अंदर जो मेन थिंग है, मेन पार्ट है, वो है आपका सीपीयू। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्या करता है, जब हम कोई भी वैल्यू को प्रोसेस कराते हैं तो उसको प्रोसेस करने में मदद करता है। ठीक है, जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो आप लोगों ने सीपीयू किसको समझा हुआ है, सीपीयू आप बेसिकली इसको कहते होंगे, ये आपके अकॉर्डिंग सीपीयू, जिसको आप कैबिनेट बोलते हैं, आप उसको सीपीयू बोलते हैं। लेकिन सीपीयू क्या है, एक चिप है केवल, जो क्या करती है, कुछ एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कंट्रोल यूनिट होती है इसके अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसके अंदर, ठीक है, मेमोरी यूनिट होती है इसके अंदर। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं जो वर्क करते हैं। उसके बाद में कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के। जैसे मैंने आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया, ये क्या करता है, मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा। मींस जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम आउटपुट दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करने से मतलब है कि कहीं ज्यादा डेटा ना चला जाए, कहीं अनवांटेड डेटा ना चला जाए। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या है, कि जो एक्शन होते हैं ना अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कराने का काम करता है। जैसे एडिशन कराना होता है, सब्ट्रैक्शन कराना होता है, मल्टीप्लिकेशन कराना होता है, या डिवीजन कराना होता है। ठीक है, तो इस तरीके का काम हमारे कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद में रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर का मतलब होता है स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज। ठीक है, ये एक तरीके का चिप होता है। ठीक है, जो हमारा किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने में मदद करता है। ये वैल्यू को स्टोर कर लेता है टेम्परेरी तौर पे, उसको प्रोसेस करने के बाद में
डिलीट कर देता है, ठीक है। देखो ये जो है ना एक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरीके से प्रोसेस होता होगा, और ये जो बनाया है ना ब्लॉक डायग्राम, ये सीपीयू का होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या क्या है, तो कैसे प्रोसेस होता होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यूनिट आती है, कि आपने जो डेटा दिया है वो किस तरीके का डेटा दिया है, कहीं डेटा ज्यादा तो नहीं है, कहीं डेटा कम तो नहीं है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का काम करता है बेसिकली। उसके बाद में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कि कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं अर्थमेटिक, जैसे मुझे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरीके से कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो मेरा क्या कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद में मेमोरी यूनिट, जो भी मेरे पास में वैल्यू आई है, जो भी मैंने डेटा को प्रोसेस किया उसको स्टोर कर लेता है मेमोरी यूनिट। और जो भी मैं आउटपुट चाहता हूँ वो किससे मैं रिट्रीव करूंगा, मेमोरी यूनिट से, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। एनीबडी टेल मी इफ डू यू हैव एनी कंफ्यूजन। नो। नो, सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। ओके, सो नाउ कंप्यूटर मेमोरी ये क्या है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी पे आते हैं। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी को जानना है, देखना है कि मैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी। देखो अगर हम कंप्यूटर को छोड़ के मैं करें तो हमारे दिमाग के अंदर मेमोरी होती है, जो हमारा मस्तिष्क है वो भी एक कहीं ना कहीं ब्रेन है, जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है। हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, जो भी डेटा को प्रोसेस करते हैं, पूरे जितने भी हमारे दिमाग के अंदर व्यूज आते हैं, हमारे विचार आते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो स्टोर होते होंगे ना, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जैसे पार्ट्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है, जो डेटा को स्टोर कराने का काम करती है, ठीक है। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, या फिर कोई आपका डेटा होता है, या कोई आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, जो कंप्यूटर मेमोरी है उसको स्टोर करने का काम करती है। बेसिकली ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे आप देखा होगा पेन ड्राइव का नाम सुना है आपने। पेन ड्राइव क्या करती है, हमारी डेटा को स्टोर कराने का काम करती है, ठीक है। आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर कराने का काम करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग डेटा को स्टोर ही कराते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी की, तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी, ठीक है। देखो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर तीन तरीके की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी होती है, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम कह सकते हैं मेन मेमोरी होती है, ठीक है। क्या होता है मेन मेमोरी के अंदर, जो भी जो डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, प्रोग्राम्स के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर कब यूज करता है, जब कोई एक्शन परफॉर्म कराना होता है, ठीक है। जैसे हम रेम की बात करें, रेम क्या है, रेम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रेम जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कराते हैं या कोई सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, तो रेम के अंदर वो स्टोर होता है, ठीक है। और रेम क्या है, रेम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी तौर पर डेटा को स्टोर करना, ठीक है। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो उसको फिर से रिमूव कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। देखो रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर कराना, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। If the power supply fails, interrupt, stopped, all the data and information on the memory will be lost. ठीक है। RAM is used to booting up or start the computer. It temporarily stores program data which has to be executed by processor. ठीक है। क्या होता है रेम के अंदर, जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा को देखते हैं, तो क्या होता है वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। और जब हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर से डेटा डिलीट हो जाता है, टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, डेटा डिलीट हो जाता है आपका।
ओके, देखो रेम के दो टाइप्स हैं, एक होती है एस रेम और एक होती है डी रेम। एस रेम मीन्स स्टैटिक रेम और डी रेम मीन्स डायनामिक रेम। ठीक है, एस रेम मीन्स स्टैटिक रेम। स्टैटिक रेम मीन्स क्या होता है स्टैटिक रेम का मतलब? एनीबॉडी? स्टैटिक रैम मीन्स फास्ट मेमोरी। ये क्या करती है कि जब भी कोई डेटा इसको स्टोर कराना होता है तो एक बार में स्टोर करके रख लेती है अपने पास में। ठीक है, जिससे क्या होता है हमें बार बार डेटा को कॉल नहीं कराना पड़ता है। ठीक है, जो रिफ्रेशिंग होती है सर्किट के अंदर वो बार बार नहीं होती है। ठीक है, एक बार में स्टोर करा के रख लेते हैं और उसके बाद में जो रिफ्रेशिंग होती है वो बार बार नहीं होती है। लेकिन डीरेम में क्या होता है कि आपकी रिफ्रेशिंग बार बार होती है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर में रिफ्रेशिंग ज्यादा होती है। ठीक है, बार बार रिफ्रेश होता है क्योंकि वीडियो के अंदर क्या होता है फ्रेम्स होते हैं जो बार बार रिफ्रेश होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है डी रेम और एस रेम में क्या अंतर है? एस रेम इज फास्ट एंड डी रेम इज स्लो। ठीक है, ठीक। आई होप आपको समझ। नो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? ये केवल बेसिक कंप्यूटर की क्लास है, इसके बाद में हम प्रोग्रामिंग देखेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है इस सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग है। ये मैं आपको बेसिक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंप्यूटर का एक ओवरव्यू मिल पाए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और जो मेमोरीज हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं वो कैसे हैं, क्या हैं। ठीक है, वो आपको पता चल पाए। उसके बाद में आता है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि ये डेटा को स्टोर करा के रखती है, अपने पास में सेव रखती है। लेकिन रेम के अंदर क्या था? रेम के अंदर सिंपल ये था कि वो क्या करती थी, डेटा को टेम्पररी तौर पे स्टोर करके रखती थी। लेकिन रोम के अंदर क्या होता है, रोम के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो एक तरीके से परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? परमानेंटली स्टोर हो जाता है। आ रहा है। आ रहा है ना? अच्छा ये बताओ रोम का यूज कहाँ होता होगा? उनका यूज सर्च के लिए। हम्म, नहीं। जैसे हमने रेम का यूज देखा था, रेम क्या कर रही थी कि जो भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको एग्जीक्यूट कराने का काम कर रही थी वो। लेकिन रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कराने का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा। ठीक। केवल रीड कर सकते हैं, एक बार में हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है और उसको क्या करते हैं, रीड कराते रहते हैं हम लोग। लेकिन रेम के अंदर क्या था, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी थी। ठीक है, जब जरूरत पड़ी हमें तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि हम लोगों ने इसमें डेटा स्टोर किया हुआ है और उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो मैं डेफिनेशन सुनाता हूँ। इट इज एन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन। Here is power supply failed, interrupt, stop. ROM is used to store information that is used to operate the system, as its name refers to only memory. ठीक है, read only memory. We only we can only read the programs and data that is stored on it. इसके अंदर जो डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो उनको हम क्या कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं। It consists some electronic fuses that can be programmed for a piece of specific information. Okay, the information stores in ROM in binary format. It is known as permanent memory. ठीक है, जो हमारा डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? बाइनरी फॉर्मेट मतलब जीरो और वन की फॉर्म में। कंप्यूटर जो है वो जीरो वन समझ पाता है। ठीक है, जो भी हमारे डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर वो जीरो वन की फॉर्म में होता है। उसी से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना होता है वो हम करते हैं। अब देखो जैसे हमने रेम के टाइप्स देखे थे वैसे ही हमारे पास में रोम के टाइप्स हैं। अब रोम के टाइप्स हैं 4। ठीक है, कौन कौन से टाइप पे? देखो एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ठीक है, और ई ई पी आर ओ एम। ठीक है, ये आपकी क्या है? रोम के रोम। टाइप्स। ठीक है,
बोलो। रोम सीपीयू में ही होता है? नहीं, सीपीयू में नहीं होता, ये मेमोरी का पार्ट है। सीपीयू एक अलग चीज है, मेमोरी एक अलग चीज है। ओके। समझ में आ रहा है? रोम और रैम दोनों ही अलग अलग हैं, ओके। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं। ठीक है। ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था रैम के बारे में, रैम और रोम में डिफरेंस पता चल पा रहा है क्या है? बताओ, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? अगर आपने रेम अभी समझा में है तो बताओ मुझे। हाँ, रेम में सेट कर सक देखो, रैम जो होती है वो टेम्पररी तौर पे डेटा को स्टोर करा के रखती है। ठीक है। हम्म, और रोम और जो परमानेंटली रोम डेटा होती को है रखती है। वो परमानेंटली स्टोर को रखती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म, डिफरेंस समझ में आया रैम और रोम का? आ गया। आ गया ना? अब देखो, एम रोम का मतलब क्या होता है? एम रोम का मतलब मास्टर रोम। ठीक है, ये क्या है? हार्डवायर डिवाइसेस विद द प्री प्रोग्राम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हो सकता है इसका? एम रोम जो का। हमारे प्रोग्राम्स हैं। हाँ, एम एम रोम का। एम रोम का मतलब देखो क्या मतलब है। जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है उसमें। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने, अपना फोटोशॉप हुआ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ या फिर कोई पेंट का हुआ। ठीक है, आपने कंप्यूटर सीखा हुआ तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। उनका जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है किसके अंदर? रोम के अंदर। जब भी हम उसको सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब क्या होता है, वो एम रोम से कॉल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, एम रोम में सेव हो जाती है फोटो हम्म। वगैरह। सेव नहीं, जो भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह है, जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है, इंस्टॉल्ड हो जाता है उसके अंदर। ओ, टफ तो नहीं है ये? आपको टफ तो नहीं पड़ रहा है ना ये? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं समझाऊं ऐसे फिर। थोड़ा। हम्म। सर अभी एक बार और एक बार रिपीट कर पढ़ा है। दीजिए। देखो, रोम क्या होती है? रोम का भी मैंने बताया कि जो रोम होती है आपकी परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, परमानेंटली स्टोर करने का मतलब है कि जो डेटा होता है एक बार में ही स्टोर हो जाता है मेरा। लेकिन रेम के अंदर क्या आता है कि रेम के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई डेटा है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो टेम्पररी तौर पे स्टोर होता है। ठीक है। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि रेम के दो टाइप देखे थे, एक था स्टैटिक, एक था डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या है कि वो फास्ट है क्योंकि उसमें एक बार में डेटा को स्टोर कर लिया हुआ है। लेकिन उसमें डायनामिक में क्या होता था कि वो बार बार रिफ्रेश होता था, रिफ्रेश होने की वजह से क्या हो जाता था, वो स्लो हो जाता था। ठीक है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि रोम रोम क्या था, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। अब इसमें इसके चार टाइप्स हैं। ठीक है, मास्टर रोम, प्रोग्रामेबल रोम, जो पी रोम होती है आपकी, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में ईईपी रोम, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, मास्टर रोम क्या है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, ओके, जब भी हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है उसके अंदर, एम रोम के अंदर। अब आया? हाँ हाँ। आया ना? एम रोम के अंदर क्या होता है कि जो हम डेटा है या कोई इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके पी रोम का मतलब क्या है, ये सेम एस एम रोम की तरह है। ठीक है, इसका भी काम परमानेंटली डेटा को स्टोर कराना होता है।
लेकिन ये क्या करता है पीरोम, जो हमारी जॉब होते हैं, जो टास्क होते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करना चाहते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। जैसे हमारे पास उसमें कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसको रन कराने का, एग्जीक्यूट कराने का काम करता है पीरोम, ठीक है। ठीक। अब उसके बाद में ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पीरोम है ना प्रोग्रामेबल, वो इसी की तरह है। जो भी हम प्रोग्राम या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। उसके बाद में जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अब उसको हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको रन करा रहे हैं। अब कुछ डेटा ऐसा होता है जो टेम्परेरी तौर पे कुछ फाइल्स को साथ लाता है। उसके बाद में क्या होता है, वो फाइल जो है ना एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें डिलीट करनी होती है। तो इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि जो भी फाइल हमारे पास में टेम्परेरी तौर पे आ रही है उसको हम इरेज करते हैं, डिलीट करते हैं बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। ईपी रोम, जो भी हमने डेटा है, जो भी टास्क हमने परफॉर्म किया है जिसमें जो टेम्परेरी तौर पे डेटा स्टोर हुआ होता, उसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोल। यस सर। आ रहा है ना, या फिर ऐसे ही समझ में आना चाहिए? मैं वापस बता दूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। यस सर। अब देखो लास्ट रह गया आपका ई ईपी रोम, ठीक है। ईईपी रोम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो आपकी ईईपी रोम है, ये क्या करती है कि जो आपके प्रोग्राम ऑलरेडी चल चुके हैं, ठीक है, 10,000 टाइम्स, हम क्या करते हैं जब भी कोई टास्क, तो क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है वो काउंट होते रहते हैं, कितनी बार चल चुके हैं। तो ईईपी रोम का मतलब ये होता है कि उनको डिलीट कराने का काम करती है, ठीक है। जो अपने टास्क ले लिए हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा बार टास्क जो है ना एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है, उनको डिलीट कराने का काम करती है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जैसे 4, 5, 6, मतलब 4 से लेकर 10 तक मिली सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आया? यस सर। इट मीन्स द वाइप द डेटा, इट मीन्स द वाइप द डेटा। आ रहा है कुछ समझ में? अभी की जो आपने लेक्चर सुने हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। सर ये वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला? पीईपी। ईईपी, देखो ये जो ईईपी डोम है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमने टास्क परफॉर्म करा लिए हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम्स, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग अब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि हमें एक लिमिट तक एग्जीक्यूट कराने होते हैं, उनके बाद में हमें डिलीट करना होता है उनको। सर क्या करना पड़ता ईपी है, रोम एक और ईईपी रोम में डिफरेंस क्या है? जो हमने टास्क जो है ना एग्जीक्यूट करा लिए हैं, जैसे ईपी रोम का मतलब ये है कि जो टास्क हमने परफॉर्म कराए, जो भी हमने जॉब्स परफॉर्म कराए, ठीक है। अब क्या होता है, जो टेम्परेरी तौर पे डेटा स्टोर होता है उसको डिलीट करने का काम करते हैं ईपी रोम। लेकिन जो ज्यादा बार टास्क एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि मेमोरी भरने वाली है, तो ईपी रोम क्या करती है, उसको डिलीट कर देती है। ओके सर। या फिर ऐसे समझे कि ई फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करती है, ठीक है। जैसे एक मेमोरी का कोई ना कोई लिमिट होगा, जब वो फुल होने लगता है तो ईईपीरोम क्या करती है, उसको डिलीट कर देती है, इरेज कर देती है, डेटा को वाइप कर देती है। आया समझ में? यस सर। ओके। अब देखो इसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप बहुत इजी पड़ेगी आपको सेकेंडरी मेमोरी। देखो आपने उसका नाम सुना है पेन ड्राइव का? पेन ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है, सीडी आपने सुना है? सीडी, यस सर।
डीवीडी, sir. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, आपने नाम सुनिए इन सबके। यस मैग्नेटिक सर। टेप्स होते हैं, हार्ड डिस्क होती हैं आपकी। यस सर। ये क्या है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है एक्चुअल में, क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी? देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है कि जो प्राइमरी मेमोरी है ना, उसकी लिमिट को आउटकम करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं हम लोग। जैसे डेटा को स्टोर कराना परमानेंटली, ठीक है, डेटा को एक्सेस कराना। जैसे हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक हद तक की, एक लिमिट तक ही है, लेकिन अगर हमें उस लिमिट को ओवरकम करना है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि जैसे हमारे पास में और ज्यादा डेटा है और हम और ज्यादा टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, कुछ और डेटा सेव करवाना चाहते हैं परमानेंटली, तो उसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम कहीं कर मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कब जब तक हम चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है, जितना चाहे उतना एक्सटेंड करते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर देखा होगा कि जो रैम होती है वो 4 GB की हो सकती है, 8 GB की हो सकती है, 16 GB की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की कोई लिमिट नहीं होती है। आप 512 GB भी डलवा सकते हैं, 1 TB भी डलवा सकते हैं, 2 TB भी डलवा सकते हैं, 5 GB भी डलवा सकते हैं, जितनी आप चाहें उतना डलवा सकते हैं, लेकिन रैम एक हद तक ही डल पाएगी उसमें। तो ओवरकम करने के लिए लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और इसके एग्जांपल मैंने दिए, जैसे पेन ड्राइव होती है आपकी, मैग्नेटिक डिस्क होती है आपकी, फ्लॉपी डिस्क होती है आपकी, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है आपकी, मैग्नेटिक टाइप टेप्स होते हैं आपके, जो क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यस सर। आज पूरी क्लास में मैंने कंप्यूटर का मतलब बताया, डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट देती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में अभी मतलब बताया था कि वो पावर कंजप्शन करते हैं, ठीक है, पावर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, वो प्राइमरी सेल पे चलते हैं। प्राइमरी सेल जैसे आप कैलकुलेटर देखोगे तो वो क्या है, प्राइमरी, आपने कैलकुलेटर देखा, पावर कंजप्शन कम करता है। आपका टीवी का रिमोट है वो पावर कंजप्शन कम करता है, आपकी स्मार्ट वॉच है वो पावर कम करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो पावर कंजप्शन कम करते हैं और छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी होंगे वो बहुत छोटे से होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक की जब हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन बहुत कम करते हैं, और हो सकता है वो बहुत बड़े बड़े भी हों। जैसे बल्ब को ले लें या फिर एलईडी को ले लें, ठीक है, या फिर टीवी को ले लें, तो टीवी क्या है, बता सकते हैं टीवी कल बता सकता है? या फिर फैन को ले लें, फैन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। Electron. फैन, फैन आपका Electronic. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो एक चीज याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई डेटा प्रोसेस हो रहा होगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो उसमें कोई ना कोई डेटा प्रोसेस होगा जरूर। अब जब इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक में कोई भी डेटा प्रोसेस नहीं होता है आपका, वो केवल आपसे इनपुट लेता है और बस उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है बस वो, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर का एग्जांपल ले तो कैलकुलेटर कुछ ना कुछ हिसाब से डेटा मांगेगा, उसको प्रोसेस करेगा और तब जाके आप आउटपुट देगा, लेकिन पंखे में ऐसा कुछ नहीं है। आप फैन को देखें तो फैन में ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई उसको डेटा दे रहा है फिर उसके बाद वो प्रोसेस करा रहा है उसको, वो क्या है, पावर चालू। आपका जो मोबाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है या Electronic. इलेक्ट्रॉनिक है सर। इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और आपका जो अ, अच्छा एक बताओ, जो आपका आरओ है जो फिल्टर पानी करता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? इलेक्ट्रिकल है सर। क्यों इलेक्ट्रिकल क्यों है वो? डेटा नहीं देना पड़ता ना। प्रोसेसिंग हाँ, नहीं होती, वो सीधा फिल्टर करता होता है, वो वर्क करता है। अब एक बात बताओ, उसमें
पानी देते हैं आप उसको, फिल्टर करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद वो आपको फिल्टर पानी देता है, वो तो आउटपुट हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स है वो तो कंप्लीट हो रहे हैं इसमें। बताओ। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक के टर्म है वो तो कंप्लीट हो रहे हैं ना, कोई हम डेटा दे रहे हैं उसको, वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद आउटपुट मिल रहा है हमें। तो फिर ऐसा क्या है उसमें कि वो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक है? उसकी ना पावर उसमें जो कंजप्शन। कोई डिस्का नहीं देना पड़ता ना, हम सिर्फ पानी देते हैं उससे। अब ऐसे तो डेटा देते हैं ना, जिस कैलकुलेटर में हमें सम कराना हो तो दो वैल्यू इंटीजर की देते हैं ना, तभी तो वो सम कर पाता है। तो पानी भी तो हम उसको दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं, उसके बाद वो प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रोसेस कर क्या कर रहा है उसमें कि वो पानी को फिल्टर कर रहा है, उसके बाद में आउटपुट दे रहा है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर होता है। लेकिन जो उसकी पावर कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। आ रहा है समझ? यस सर। यस ठीक है। देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की थी। हार्डवेयर क्या होता है? जो टेंजिबल डिवाइसेस होते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। कुछ भी हो सकता है आपका हार्डवेयर में, कुछ भी आ सकता है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो आपका हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आता है। जैसे आपकी मेज है, कुर्सी है, चेयर वगैरह जो भी आप देखते हैं और छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के केसेस में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर केवल एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर रन करता है, ठीक है, आप उसमें कुछ डेटा देते हैं, वो प्रोसेस करता है, बस, ठीक है। जैसे अगर मैं उसकी बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? जैसे आपका डेटा है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप कोई भी वीडियो वगैरह देखते हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई भी आपका सॉन्ग है या फिर आपकी कोई मूवी है, वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अब देखो, सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको मैं उसमें डिस्क्राइब करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिलहाल मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं। मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? The system of software. देखो, जो कंप्यूटर के लिए काम करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम पे काम कर रहा है, हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर के लिए काम कर रहा है, कंप्यूटर को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। हार्डवेयर अच्छा और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो किसकी कैटेगरी में आता है? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम कोई भी वीडियो एडिटर की बात करें, ऑडियो एडिटर की बात करें, या फिर कोई एप्लीकेशन या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन एडिटिंग करना काम करें, ठीक है, जो हम यूजफुल जो एप्लीकेशन हम देखते हैं, जिनसे हम काम लेते हैं, ठीक है, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ रहे हैं? देखो, ये केवल ओवरव्यू है, वो मैं इनमें घुस घुस के नहीं बता रहा हूँ, केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि नहीं समझ पे आते थे, जो पहले सिलेबस था उसमें ऐसा कुछ था नहीं। इस बार थोड़ा रखा गया है कि पहले ओवरव्यू दे दिया जाए थोड़ा सा, इसलिए आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, इसमें अंदर घुस के कुछ नहीं बताया जा रहा आपको, और ना आपको अंदर घुसने की जरूरत भी है इसमें, ठीक है। केवल आपको ओवरव्यू लेना है, जो आपको फोकस करना है वो मेन आपको प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है। ये तो केवल आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। बाकी का तो आपको प्रोग्रामिंग ही पढ़नी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग ही है सब्जेक्ट जो आपका जो है। कल मैंने इसका पूरा आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्या है, कहाँ यूज होता है, करियर क्या है इससे, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने कल डिस्क्राइब की हुई थी। वो भी केवल एक ऐसी थ्योरी पार्ट था जिसको मैंने ऐसे ही अवॉइड किया हुआ था। ये मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस बताया मैंने आपको, इनपुट डिवाइसेस जो इंटरनली काम करते हैं, ठीक है।
अब देखो, अगर मैं आपसे माउस की बात करूं या कीबोर्ड की बात करूं, ठीक है, या फिर ट्रैक बॉल की बात करूं या कोई और इनपुट डिवाइस की बात करूं, तो ये कैसे काम करते होंगे इंटरनली? बता सकता है कोई? कैसे काम करता है एक माउस या फिर एक कीबोर्ड या फिर एक ट्रैक बॉल, कैसे काम करता होगा? सर टाइपिंग के काम। कीबोर्ड टाइपिंग क्या, किसके काम आता है? माउस सर्च के लिए। ठीक है, और ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल भी सर्च कर। और जॉयस्टिक? सर जॉयस्टिक शायद गेम्स खेलने के लिए काम आता है। काम कैसे करते हैं ये सब? सर ये सब कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं। हाँ, ये सब कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं जिसके बेस पे कंप्यूटर डिसीजन ले पाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो सीपीयू के पास जाते हैं। सीपीयू के पास जाने के बाद में क्या होता है कि सीपीयू उनको आइडेंटिफाई करता है वो किस टाइप के सिग्नल है, ठीक है। अब जब वो सिग्नल सीपीयू के पास जाते हैं तो सीपीयू आइडेंटिफाई करता है क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है। जैसे आपने अपने कीबोर्ड पे कोई भी नंबर या फिर कोई अल्फाबेट दबाया तो वो सीपीयू के पास जाएगा सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। सिग्नल कौन से होंगे? वो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे, कौन से सिग्नल होते हैं वो जो हम लोग देखते हैं? नहीं मालूम? डिजिटल सिग्नल सर। हाँ, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में कौन सी रेस काम आती हैं? आपने ईएमएफ का नाम सुना है? ईएमएफ का सर हाँ, क्या ट्रांसवर्स है? रे का सुना है, ईएमएफ का तो नहीं सुना। देखो, हमारी जो भी अर्थ है ना, इसके इर्द गिर्द ना ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हम कोई भी सिग्नल भेज पाते हैं, चाहे हमें इंटरनेट यूज करना हो, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिकल Yes, सिग्नल sir. भेजना हो, या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी, ठीक है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिजिटल सिग्नल है वो किस फॉर्म में ईएमएफ के बेस पे। तो क्या होता है इसमें, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है जो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेस करता है, जो भी उसको टास्क करना पड़ता है या फिर जॉब करनी है, वो उसके बेस पे डिसीजन लेता है, ठीक है। देखो, कीबोर्ड होता है आपके अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल या फिर कोई सिंबॉलिक आप देना चाहते हैं उसके लिए। माउस क्या करता है आपका, एक तरीके का ट्रैकिंग पॉइंट है, ठीक है। जो हम आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्रैकिंग पॉइंट है, केवल ट्रैक करने के लिए काम आता है। ट्रैक बॉल सेम वैसा ही है, इसमें एक बॉल होती है जो ट्रैकिंग के काम आती है। माउस भी सेम वही काम करता है। जॉयस्टिक है आपका, जॉयस्टिक क्या करता है, जॉयस्टिक आपका गेम खेलने के काम आता है। जो भी आप गेम खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर वो जॉयस्टिक से खेलते हैं। आपने वो देखा है जो आप पहले खेलते होंगे शायद, टीवी में वीडियो गेम्स खेलते थे हम लोग उससे गेम पेड सर वाई सिटी। था ना। हाँ, वाई सिटी वगैरह खेलते थे ना, गेम पेड आता था जिसको हम हत्ता बोलते थे गेम का, यस सर। ठीक है। तो उसकी मदद से हम खेलते थे, वो भी एक इनपुट डिवाइस था। जैसे आपका कोई, जैसे आपने वो देखा पेन टैब वगैरह देखा है, पेन टैब या कोई डिजिटल ड्राइंग वगैरह करते हैं या फिर डिजिटल की डिजाइन करते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी डिवाइसेस आते हैं हमारे पास में, ठीक है। वो सारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस, मैंने अभी आपको बताया था आउटपुट डिवाइसेस क्या है। जैसे आपका मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर क्या करता है, आपको जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना उसको शो कराने का काम करता है, ठीक है। हमने क्या किया था, एक इनपुट दिया, इनपुट किसकी मदद से दिया, कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से, ठीक है, या फिर जॉयस्टिक की मदद से या ट्रैक बॉल की मदद से। अब वो कहाँ गया, सीपीयू के पास में। सीपीयू ने उसको आइडेंटिफाई किया, आपको टास्क परफॉर्म करना था, उसको किया, ठीक है, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट देने के लिए कौन से डिवाइसेस थे, मॉनिटर था। जैसे हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो माउस की मदद से इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस कराते हैं और उसके बाद में मॉनिटर पे उसको शो कराते हैं। यस सर।
ठीक है, प्रिंटर Yes. मैंने आपको बताया, स्पीकर मैंने बताया आपको। उसके बाद में आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने आपको बताई कि एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर मतलब डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट आउटपुट डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन टू कंसीडर द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। जो भी हम टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, जो भी हमारे पास में जॉब है उसको हम परफॉर्म कराना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं उससे कंप्यूटर से, वो कौन करता है? हमारा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू केवल एक चिप होती है छोटी सी, जिनमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो काम करते हैं आपके। ट्रांजिस्टर आप समझते होंगे, ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं, आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ये इसके कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्या है, सॉरी सीपीयू के क्या है, कंपोनेंट्स हैं जो काम करते हैं। मतलब एक सीपीयू के अंदर ये तीन चीजें मेन होती ही होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने आप बताया था ना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर क्या होता है, हम इनपुट देते हैं, उसके अंदर तीन आपके कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। जिसमें कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या था कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं या फिर आउटपुट आपका आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि कहीं आउटपुट आपका अजीब तरीके, जैसे हम पाई की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो पाई की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो कैसे कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल होती है, अंदर जो उसको कंट्रोल करती होगी, तो वो कौन सी चीज है यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या था, जो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते थे, जैसे सब्ट्रैक्शन की बात करें या एडिशन की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम, ठीक है, वो सब क्या कहाँ परफॉर्म होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक। मेमोरी का मतलब क्या था, मेमोरी जो भी हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उसको सेव कराने का, स्टोर कराने का काम करता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद आउटपुट आता था। ओके, ये आपका सीपीयू, तो मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, कोई मैं उसमें घुस नहीं रहा हूँ या फिर डीपली आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। मेरा फोकस ओनली प्रोग्रामिंग पे ही रहेगा, मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। ये जो केवल आपको इंट्रोडक्शन देना था, मुझे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस मैं, आपकी पहली यूनिट इसी पे बेस्ड थी। मेमोरी सिस्टम की बारे में बताया, जो डेटा को स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, ये दो टाइप के होते थे, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कैश मेमोरी के बारे में बात नहीं की हमने अभी। प्राइमरी आपको पता ही चल गया, जो मेन मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम को या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। ठीक है, इसके दो टाइप्स थे, रेम और रोम। मैंने आपको बताया था रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आज की क्लास यही खत्म होती है। ठीक है, अब उसके बाद में कल से हम स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी थी ना उसको और डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे क्या है। ओके सर। ओके, आज की क्लास यहीं खत्म कर दें हम लोग। थैंक यू सर।